हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का 8वां अध्याय महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा सती प्रथा के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो समाज सुधारक कार्य थे उनके बारे में, और राजा राम मोहन राय के सुधारक किस काम के लिए वो जाने जाते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। और इसमें आपको रमाबाई के बारे में मिलेगा पढ़ने को। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। जाति व्यवस्था क्या थी, महिलाएं क्यों सती हो रही थी, ये सब इनमें इस अध्याय में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि 2 साल पहले बच्चे की जिंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इस अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती, लेकिन अभी भी जो है इस सभी अधिकारों को महिला जो है उपभोग नहीं कर सकती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं कम मिलते हैं और या नहीं हो पाते हैं, जो है कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं, मतलब नहीं ही मिल पाते हैं, जो है मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति जो है भी नहीं चुन सकती और बहुत सारी लड़कियां जो अपनी इच्छा के अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। आगे है 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले, 200 साल पहले, सॉरी, 200 साल पहले जो है हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चे की शादी जो है बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाएं को सती कहकर जो है महिमा मंडित किया जाता था। सती सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था और सती का जो अर्थ होता था वो क्या होता था? शब्द का अर्थ सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा एक महिलाओं की जो है प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। शिक्षा तक जो है महिलाओं की कोई जो है प्रायः पहुंच कुछ भी नहीं था। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। यह जो है लोगों का विश्वास था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये सती का चित्र है जिसमें पति के जो लपटे हैं, पति जो जल रहे हैं उसमें जो है एक महिला को ढकेला जा रहा है, उसको उत्साहित किया जा रहा है कि वो भी उसमें जाकर अपनी स्वेच्छा से जल जाएं। इसमें जो है चित्र बनाया गया है किनके? सॉल्विन द्वारा ये चित्र बनाया गया है। बाल्थाजर सॉल्विन के द्वारा 1813 का ये चित्र है। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा गया जो है ये सती की बहुत सारी तस्वीरें जो में से ये एक तस्वीर है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर में देखा जाता था। आगे हम पढ़ेंगे तो आगे है समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। समाज में जो है सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जो है खुद को ऊंची जाति मानते थे। पहले भी आप पढ़े हैं कि ब्राह्मण जो होता था क्या होता? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय और राजपूत, वैश्य, शूद्र, ये सब जो थे क्या थे? ब्राह्मण के बाद के थे। तो वहाँ पर जो था क्या, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते थे वो उच्च जाति के लोग अपने आप को मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां जिन्हें वैश्य कहा जाता था, जो व्यापार से आते थे, जुड़े हुए थे, वो उन्हें वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था।
फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थीं, जो गाँव, शहरों को साफ-सुथरा रखती थीं या ऐसे काम-धंधे करती थीं, जिन्हें ऊँची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं ऊँची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएँ से पानी निकालने या ऊँची जातियों के आधिपत्य वाले घाट, तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें जो है निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे-धीरे बदलते बदलते गए। आइए उनके जो है बदलते नज़रिए को देखते हैं, ऐसे कैसे हुआ? ऐसा जो है कैसे हो गया? परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति-रिवाज़ों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसें और चर्चाओं का जो है स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संसार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएँ, पर्चे, छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी थी, जिनके बारे में हम जो है पहले पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी इन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिखे रहते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इन शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर जो है पुरुषों मतलब और सब कभी-कभी महिलाएँ के बीच बात जो है चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएँ आम जनता तक पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तनों के आंदोलन से जुड़ी होती थी। जो धीरे-धीरे जो है इन बदलावों को हम जो है आगे होते चले गया होता जो है चला गया। तो इन बदलावों से है जो सामाजिक परिवर्तन जो है होती चली गई। इस तरह के बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से होती शुरू शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय का आप नाम जानते हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 का काल जो है इनका याद रखेंगे कब? तो 1833 तक, 1772 से लेकर 1833 तक इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिनको ब्रह्मो समाज के नाम से आप जानते हैं। यह जो है जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। ये जो है ब्रह्मो सभा था, इसको ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया, ब्रह्मो समाज के नाम से। कलकत्ता में जो है इस संगठन का जो है उन्होंने निर्माण किया, जो ब्रह्मो सभा के नाम से था। उसके बाद जो है ये ब्रह्म समाज के नाम से जो है इसका नाम हुआ। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। इनके बारे में जो इन्होंने कहा है, इनको याद रखेंगे। ये जो है कौन से समाज की स्थापना की? पहले तो ये ब्रह्म सभा का स्थापना किया, वह बाद में क्या हो गया? ब्रह्म समाज बन गया। ये ब्रह्मो समाज यहाँ पर दिया गया है, ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मो समाज के नाम आप याद रखेंगे। ब्रह्मो समाज आपसे पूछा जाता है और यह ब्रह्मो पहले सभा था। आगे हम पढ़ेंगे, आगे है ये राजा राम मोहन राय की जो तस्वीर है ये किनके द्वारा? रेमब्रांट पील द्वारा ये जो है चित्र बनाया गया है। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस
बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित रह जाती थी और उन्हें बाहर जाकर जो है पढ़ने-लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ये महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा। आगे है विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। इनके नाम को आप याद रखेंगे, बार-बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सती प्रथा के लिए उन्होंने क्या किया? एक खिलाफ मुहिम छोड़ी सती प्रथा के खिलाफ। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के ज़रिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये जो है प्राचीन ग्रंथों की बातें कहकर उन्होंने कही कि यह जो है मान्यता उस ग्रंथों में नहीं दी गई है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कैसे 19वीं सदी के लोग जो है इन रीति-रिवाज़ों को आलोचना किया करते थे और जो है पहले लोग जला दिया करते थे। अगर उनके पति मरते हैं तो उनको जला दिया जाता था उनके साथ ही। पढ़ा कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफ़सर भी सब भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाज़ों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उन्हीं की उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। याद रखेंगे 1829 ईस्वी को याद रखेंगे किनके द्वारा ये जो है मुहिम छेड़ा गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और यह कब बंद हुआ? यह पाबंदी लगाई गई तो 1829 ईस्वी में। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? तो 1829 ईस्वी में। आगे है राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, वे अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूँढने का प्रयास करते थे, जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति-रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। आगे देखेंगे कुंडों पर झूलने वाला त्योहार। ये जो देख रहे हैं ये कुंडों पर झूलने वाला त्योहार है। यह जो है इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा कुंठा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई। यहाँ जो देख रहे हैं ये अपनी खाल में कुंठा लगा के ये लटकने की जो परंपराएं थी, जो त्योहार के रूप में मनाया जाता था, ये जो है बहुत ही आलोचना अंग्रेजों ने इनकी की। आगे है पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। यहाँ पर है पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। ये जो है एक यहाँ पर आपको एक स्रोत के माध्यम से समझाया जा रहा है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थन और आलोचना के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण आपको यहाँ पर दिया गया है। सती समर्थक क्या कहते थे? सती जो समर्थक होते थे वो क्या बोलते थे? तो औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दीर्घ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसीलिए जो है पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में सॉरी लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। अगर कहीं वो भाग ना जाए वो आग को देखकर, उसके लिए पहले ही उनको लकड़ी में बांध दिया, चिता के जो लकड़ी होते थे उनमें बांध दिया जाता था कस के।
और सती विरोधी क्या बोलते थे? तो सती विरोधी का कहना था, आप लोगों ने महिलाओं को अपने स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाए, तो हम उसे अक्षम जो है मान सकते हैं। परंतु अगर तुम लोग औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे, तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? ये जो है, ये राजा राम मोहन राय के लिखे गए कुछ स्रोत हैं, उनमें ये लिखा गया था। आगे है, उदाहरण के लिए आप समझेंगे, ये दयाराम सरस्वती, स्वामी दयाराम सरस्वती की तस्वीर हैं। इनके भी ये समाज सुधारक थे। ये दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। यहाँ भी ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। किनके द्वारा की गई? दयाराम सरस्वती के दयानंद सरस्वती के, दयाराम बोल दिए, गलत, सॉरी, दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब? तो 1875 ईस्वी में। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। ये जो है हिंदू समाज को जो है सुधारने का प्रयास किया आर्य समाज। यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में जो है प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका जो है यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। सती प्रथा का आप याद रखेंगे, सती पर कब पाबंदी लगाया गया? तो 1829 में। और विधवा पर कब कानून बना? तो 1856 में। वो सती प्रथा का याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय, और विधवा का याद रखेंगे, किसका? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम, पतलुंगु, पमतुलु, क्या नाम है इनका? तेलुगु के भाषी इलाकों में क्या नाम था? वीरेशलिंगम पमतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। इनका याद नाम रखेंगे। ये मद्रास, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन? तो वीरेशलिंगम पमतुलु के द्वारा जो है एक संगठन बनाया गया। ये किस भाषा के थे? तेलुगु भाषा। मद्रास जो है प्रेसिडेंसी के ये थे, भाषा के जो इलाके थे वहाँ के ये थे। और लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का जो है समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या जो है काफी कम थी। महिलाएं जो हैं क्या थी? अभी भी उनकी संख्या कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस तरह के रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। अगर लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तस्वीर है। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। और जो है महिलाओं की दशा तभी सुधरेगी जब लड़की जो है शिक्षित होंगे। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले, तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक
स्थानों से गुजर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोग जो उनको लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर जाना रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाएं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देख-रेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद के लिए खुद ही पढ़ना-लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रा राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? एवं जो है उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो किस प्रकार से गरीब एक मध्यम वर्ग की सबसे गरीब महिला थी और उन्होंने किस प्रकार से अपना पढ़ना-लिखना स्टार्ट किया था। वह ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी-छिपे ही पढ़ना सीखा था। इन्होंने रात के टिमटिमाते दिए से चोरी-छिपे जो है ये पढ़ी थी। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। कहाँ? तो आर्य समाज के द्वारा पंजाब में और बम्बई में जो है महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले द्वारा जो है लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर समझेंगे हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875। 19वीं शताब्दी के जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई लड़कों की पढ़ाई-लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती थी। आगे पढ़ेंगे। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। कब? उत्तर भारत में। उन्हें घर पर भी पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर जो है महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उन्होंने ये कहा। कौन? तो मुमताज अली। 19वीं सदी के आखिरी से ही उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हुआ। इस उपन्यासों ने महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल जो के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में जो है महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी और महिलाओं के बारे में जो है महिलाएं खुद लिखने लगती है। 20वीं सदी की शुरुआत में ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों की प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इनका भी नाम याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेगम रुकैया सखावत हुसैन। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म में के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा था। 1880 के दशक तक आते-आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित किया। कौन? तो ताराबाई शिंदे का किताब क्या है? स्त्री पुरुष तुलना, जिनमें पुरुषों और महिलाओं के बीच जो मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है। यहाँ पर दूसरा स्रोत है जब औरत का पति मर जाता है। यहाँ पर दूसरा स्रोत में आपको स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा है कि क्या औरत
को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएँ पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो। मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। ये तुलना कर रहे हैं औरत और पुरुष की। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है? नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आँखों को ठंडक पड़ जाए। उसकी शादी ब्याह आबो-भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जहाँ विवाहित महिलाएँ जाती हैं और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है। दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता। यह अशुभ होता है। ये ताराबाई शिंदे का जो लिखा गया पुस्तक है, ये स्त्री-पुरुष तुलना में ये स्रोत लिखे गए हैं। आगे है ये पंडिता रमाबाई की तस्वीर है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई सॉरी पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवागिरी की स्थापना की और उन्होंने विधवागिरी की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। एक मिनट पनाह दी जाती थी और वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वो अपनी रोजी-रोटी चला सके। ज़ाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार जो है नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़-चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से हुए महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में जो है कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। आगे देखेंगे बाल विवाह के विरुद्ध कानून भी आया। बाल विवाह जो होती थी 8-9 साल में शादी हो जाती थी, उनके विरुद्ध जो है कानून आया। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ जो है मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह का पाबंदी जो है कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम किया गया और यह जो है कब शुरू किया गया तो 1929 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कब हुआ तो 1929 में। इस कानून के बारे में ऐसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी
कानूनी के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। कितने उम्र रखे गए? तो 18 और 16, लड़के के 18, लड़की की 16। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 और 18 कर दी गई, जो कि कितने हैं? 18 और 21, 18 लड़की और 21 लड़के। ये जो है 8 साल की दुल्हन और जो है 8 साल की दुल्हन, यहाँ पर चित्र दिखाया गया, ये 8 साल की दुल्हन है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल विवाह का ये चित्र है। क्या आपको पता है कि आज हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियां की शादी जो है 18 साल से पहले हो जाती है। आज भी जो है आपको ये देखने को मिलता है। आगे है जाति और समाज सुधार। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है, उनमें कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। ये भी याद रखेंगे, क्या था? प्रार्थना समाज, जिसमें सभी जातियों की अत्यधिक समानता पर जोर दिया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली जो का गठन किया गया। कब? तो 1840 में परमहंस मंडली का गठन होता है। इन सुधारकों और सुधार संगठनों में सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों में से निजात पा सके। आगे है, ऐसे कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चे के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों की बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए जो है नए साधन मिलने लगे थे। आगे है, उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल गई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखाने और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई। शहरों में नालियां बनाई जाने लगी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वाले की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? यह कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। यहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में बहुत सारे जो थे वो कौन थे? निम्न जातीय के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। यहाँ आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी में। यह जो है जॉन एलेन नामक एक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस जाया जाता था। कहाँ? तो मॉरिशस ले जाया जाता था, जहाँ उनके तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर जो है निचली जाति के होते थे। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? तो ये लोग मॉरिशस, यहाँ पर सब ज़्यादा बहुत गरीबों निचली जाति के ये सब लोग होते थे। ये जो है निचली जातियों के लोगों को यह गाँव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। जूते कौन बना सकता है? जूते कौन बना सकता है? उनके बारे में ये आप पढ़ेंगे। तो एक यहाँ पर दिखाया गया जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश के ये लोग हैं। आंध्र प्रदेश जो है मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करके चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। जो पशु
होते थे, मर जाते थे, उनको उनके चमड़ों को लेता था, उनका जो है चमड़े से जूता और चप्पल जो है वो बनाता था। यहाँ पर देखेंगे जूते कौन बनाता है तो चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें जो है वो जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे। उन्हें काफ़ी लाभ हुआ और इनके कारण उनको काफ़ी लाभ भी हुआ। आगे है इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। ये आप याद रखेंगे, एक सैनिक स्कूल में बी आर अम्बेडकर के पिता पढ़ाते थे। आगे है कक्षा में कहीं नहीं। कक्षा में कक्षा में जगह नहीं। कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंट जो बम्बई थी, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लड़कों को जो पढ़ाया जाता था। यहाँ पर एक आपको चित्र दिखाया गया है, चित्र के माध्यम से गुजरात के दुबला समुदाय के लोग जो हैं बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला जो मजदूर होते थे, दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन के तमाम छोटे बड़े काम किया करते थे। समानता और न्याय की मांग। आगे है समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने किया। ये भी याद रखेंगे, इनका भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसने किया? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो घासीदास ने, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। ये भी याद रखेंगे, पूर्वी बंगाल जो कि यहाँ पर हरिदास थे, जिसे आज केरल कहा जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? आज केरल कहा जाता है। वहाँ के एझेवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। इन्होंने क्या किया? लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उनका विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक जाति है और उनके सारे अनुसार क्या है? सारी मानवता की एक जाति होती है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, ओरू जाति, ओरू मतम और ओरू देवम मनुष्यानु मनुष्याम या नु। ये आप कथन याद रखेंगे। मतलब ओरू जातु मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, देवम मनुष्यान, ये याद रखेंगे। ओरू जातु, ओरू जाति, ओरू मतम और जो है उसके बाद ओरू देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। इस इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे, लेकिन उनके बीच ये काम किया करते थे। उन्होंने एक आदतों और तौर तरीकों को बदलने जो है एक आदतों ने उन आदतों को और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान
करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। ये नारायण गुरु के चित्र हैं। अब है गुलामगिरी। ज्योतिराव फुले का यह तस्वीर आपको दिख रहा है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या थे। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों के से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप से बाहर आए थे। उन्होंने इस मिट्टी के असली वासियों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का जीवन जो है, ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की। इनके ये जो है कथन है, इन्होंने ये कहा है। कौन? ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले का नाम याद रखेंगे आप। इन्होंने ये वक्तव्य दी है। फुले का क्या दावा है? तो फुले का दावा है कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। कौन? तो स्वर्ण युग यहाँ पर था। और तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों श्रमिक जाति और अति शूद्रों अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन को मुहिम चलाई। ये याद रखेंगे। फुले द्वारा कौन संगठन तैयार किया गया था, बनाया गया था? तो सत्य शोधक समाज। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सत्य शोधक समाज के संगठन के जो है किनके द्वारा किया गया? तो ज्योतिराव फुले के द्वारा। और ये भी पूछा जाता है ज्योतिराव फुले के द्वारा किस संगठन का जो है संगठन बनाए गए? तो सत्य शोधक समाज। आगे हम पढ़ेंगे। एक आपको यहाँ पर दिया गया है फूले उच्च जो है मैं यहाँ और तुम वहाँ। इनके द्वारा एक स्रोत के रूप में आप समझ सकते हैं। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया और और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम, फारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी और यहाँ जो है और हो जाएगी मैं यहाँ और तुम वहाँ। ये ज्योतिराव फुले काश्तकार की चाबुक से लिया गया ये आपको स्रोत है। आगे है कि 1873 में फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। ये भी आप याद रखना है। गुलामगिरी किताब किनकी है? तो फुले की है। ज्योतिराव फुले का एक किताब है गुलामगिरी, जिनको क्या बोलते हैं? गुलामी के नाम से भी जानते हैं। गुलामगिरी नाम याद रखेंगे। 1873 में इन्होंने किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। ये भी याद रखेंगे इनके कि इस गुलामी के जो ये पुस्तक हैं किनको ये समर्पित किए थे? तो अमेरिकियों को, जिनको उन्होंने क्या किया? गुलामी को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। आगे है इस तरह
जो है इस तरह उन्होंने भारत को की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। आगे है, जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों की अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में भीमराव अंबेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दक्षिण में ई.बी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। यहाँ पर आप देखेंगे, एक यहाँ पर लिखा गया है, हम भी इंसान हैं। ये अंबेडकर के द्वारा 1927 में, कब, तो 1927 में कहा था। अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए, इनका ये कथन था। ये जो है, याद रखेंगे, अंबेडकर के द्वारा ये 1927 में कहा गया, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है कि मंदिरों में कौन जा सकता था। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये मदुरै मंदिर का ये प्रवेश द्वार टॉमस डेनियर द्वारा ये बनाया गया चित्र 1792 है। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। अब मंदिरों में कौन जा सकता है? मंदिरों में कौन जा सकता है? अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ? तो महार परिवार में। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नकलों से पानी नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिल गई थी। कब? तो 1919 ईस्वी में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। कब? तो 1919 में, और अमेरिका वो फेलोशिप पर चले गए थे पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। और 1919 में उन्होंने उस जाति के जो है संरचना पर हुए बहुत कुछ लिखे। 1927 में सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कब? तो 1927 में। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। 1927 से 1935 के बीच वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ जो है कितनी मजबूत है। अब आगे है गैर ब्राह्मण आंदोलन। ये जो ई.बी. रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम जो है, याद रखेंगे, इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ई.बी. रामास्वामी नायकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं शताब्दी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। कौन? तो ये ब्राह्मणवादी आंदोलन इन्होंने शुरू की थी। आगे है पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई.बी. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन किया था।
बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग-अलग इंतजाम हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग-अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। याद रखेंगे स्वाभिमान आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया? तो पेरियार के द्वारा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया जो सामाजिक विभाजनों और समानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसीलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता क्या मनु द्वारा जो रचित संहिता है, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। ये भगवद गीता और रामायण के बहुत ही कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर उनकी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरियार के द्वारा जो है महिलाओं के बारे में क्या लिखा गया है। महिलाओं के बारे में पेरियार पेरियार ने लिखा कि तारा मुकुटम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमने ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पर हमें जो है ऐसी पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृति के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। पेरियार द्वारा ये जो है रचित पेरियार चिंता नाइकल से उद्धृत है। उद्धृत में ये लिखा गया है। आगे है ये दलीलों ये दलीलों लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं ने भाषाओं, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जातियों राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों को शक्ति से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है और अपने वैदिक काल के बाद भी जो है जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी जो है ये जाति पर हिंदू मुस्लिम जो है आज भी होता है। सुधारों के लिए संगठित होना। ये जो आप देख रहे हैं केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में एक थे। ये ब्रह्म समाज के जो थे ये मुख्य नेता में से एक थे। कौन? केशव चंद्र सेन। ब्रह्मो समाज के स्थापना 1830 में की गई थी। कब इसकी स्थापना हुई? 1830 में। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध और उसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। ये सब यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर हम जितने भी समाज के बारे में, सुधारों के बारे में जो संगठित हुआ था उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान से आप पढ़ेंगे। आगे है डेरोजियो, जो यहाँ पर देख सकते हैं हेनरी डेरोजियो जो हैं डेरोजियो
डेरोजियो के द्वारा जो है ये डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। इनका पूरा नाम भी कभी पूछ सकता है या डेरोजियो नाम यहाँ पे याद रखेंगे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों के से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह के सत्ता पर सवाल उठाने जो है खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई। ये यंग जो है बंगाल मूवमेंट किनके द्वारा, तो हेनरी डेरोजियो के द्वारा शुरू की गई थी और यह जो है बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की गई और सोच व अभिव्यक्त स्वतंत्रता के लिए भी अभियान चलाया गया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, यहाँ से भी बहुत सारे विवेकानंद के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके शिकागो के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कब गए थे, भाषण दिए थे, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन का जो है नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस पर रखा गया था। किनके नाम पर, तो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन का नाम रखा गया। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद देखिए 1863 से 1902, इनका कार्य जो है याद रखेंगे कब, तो 1863 से 1902। जिनका मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। इनका मूल नाम भी बहुत बार पूछा गया है। इनका मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया है। कब, तो 1893 को याद रखेंगे। क्या था, तो विश्व धर्म संसद। कब गए थे शिकागो, तो 1893 ईस्वी में। ये भी पूछा जाता है शिकागो कब गए, तो 1893। ये भी पूछा जाता है जो 1893 में वो कहाँ गए थे, तो शिकागो याद रखेंगे। उन्होंने क्या विवरण किया, ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारक को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ये किनके द्वारा कहा गया, तो ये न्यूयॉर्क हेराल्ड के द्वारा जो है विवरण दिया गया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्हें विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। क्या किया इन्होंने, पुनर्स्थापित आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा जो है उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। कौन, तो विवेकानंद ने। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव जो है संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक जो है समान धरातल पर एक साथ आए। अतः जो है एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। आगे है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है 1867 ईस्वी में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन में जो है के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई।
उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों के ऊपर जो है विचार-विमर्श किया जाता था। अब है वेद समाज। वेद समाज जो है मद्रास, चेन्नई, प्रार्थना समाज मुंबई और वेद समाज कहाँ? तो चेन्नई, मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। कब? तो 1864 में। वेद समाज ब्राह्मो समाज के से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अब है आगे अलीगढ़ आंदोलन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ खोले गए। इनके द्वारा कब? तो 1875 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलीगढ़ जो है कब खोले गए? तो 1875 में खोले गए। मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। किनको? तो मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज जो था खोले गए इनके द्वारा। अलीगढ़ में खोले गए ये कॉलेज जो थे ओरिएंटल कॉलेज, इनको बाद में क्या कहा गया? तो इनको अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी और अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा। इनके द्वारा किनके द्वारा खोला गया? तो सैयद अहमद खां के द्वारा। कब? तो 1875 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है सिंह सभा आंदोलन। ये खालसा कॉलेज अमृतसर जो है 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा ये स्थापित किया गया। कब? तो 1892 ईस्वी में खालसा कॉलेज। सिखों के सुधारवादी संगठनों के रूप में सिंह सभाओं ने की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर में शुरू हुई थी। ये जो है याद रखेंगे कब इनकी स्थापना हुई? 1873 में। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिख सभा का जो है गठन किया गया। इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वह गैर सिख समझती थे से मुक्ति कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ-साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ये चैप्टर जो है अब खत्म होते हैं। यहाँ पर आप एक चैप्टर यहाँ पर जो है दिया गया है, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ये अन्यंत्र है, ये काले गुलाम और गोरे बगान मालिक। यह आप जान चुके हैं कि ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बारे में किस तरह से संबंध स्थापित किया। क्या आप जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू किया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे और वो जो है और वहाँ के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज़्यादातर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पौ फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने पर जो है करने न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे। कोरों से पीटते थे और तरह-तरह की यातनाएँ देते थे। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आगे है श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं की हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों अपने घोषणा पत्र को देखो। क्या तुम्हें अपनी भाषा की समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक थे।
उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया नस्ल समानता के लिए कदम उठाए उनके लिए कहा गया। धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार, ये याद रखेंगे। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार। यहाँ पर देख सकते हैं एक गुलाम की बिक्री दक्षिण कैरोलिना अमेरिका में 1856 में ये है। यह संभावित जो है खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो चलिए, ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। कैसे लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।